Hello everyone, welcome back to the lecture series of network analysis. Today is lecture number 40, the basics of AC analysis. So हमने previous lectures में DC analysis discuss किया है. तो DC analysis AC analysis के comparison में थोड़ा easy होता है और उसके numericals या problem जो है solve करना थोड़ा easy होता है. But AC analysis में हमारा इंडक्टर और कैपेसिटेंस का पार्टिसिपेशन होता है, जिसके कारण प्रॉब्लम जो होती हैं थोड़ी डीसी के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. तो जैसे हमने डीसी में थ्योरम्स पढ़ी थी और केवीएल केसीएल अप्लाई किया था, उसी तरह से एसी एनालिसिस में भी थ्योरम्स या केवीएल केसीएल हम अप्लाई करेंगे. सो आज हम एसी एनालिसिस के बेसिक्स पर डिस्कस करेंगे. So, first of all, what is the AC? AC stands for alternating current. So, alternating means एक ऐसा करंट जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दे. ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. So, the alternating current refers to a current which reverse in direction after every half cycle. For example, ये एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है और ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में करंट आई टी है. दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई. इस वेवफॉर्म में आप देखिए कि हाफ साइकिल के बाद जो हमारी करंट है साइनसोइडल वेवफॉर्म में वो जस्ट रिवर्स हो गई है. तो ये जो हमारा साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट है. इसी तरह से हम एक डिफरेंट वेवफॉर्म ले लेते हैं. तो ये हमारा पाई बाई 2 है और ये पाई है. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स जा रही है. तो ये भी हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. तो फिर एसी एनालिसिस में हमें लाप्लास डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन की जरूरत पड़ती है. तो डोमेन क्या है? डोमेन बेसिकली रिफर्स टू अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एट विच अ फंक्शन इज डिफाइंड. यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट जिस पर हमारा कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है, उस पर्टिकुलर सेट को हम डोमेन बोलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा एफ टी है, ये टाइम डोमेन में है. तो यहां पर जो है हम ये डोमेन जो है वो हमारा टाइम है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ टी. अगर इस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो हमें पता है कि वो होता है, उसे हम एफ एस लिखते हैं. इसे बोलते हैं लाप्लास डोमेन.
इसी फंक्शन का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो उसे हम एफ ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम फोरियर एनालिसिस का यूज करते हैं। तो जैसे हमने डीसी में हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ा था, उसी तरह से एसी में भी हमारा आर, एल और सी होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो एसी में हम इन तीन बेसिक टर्म्स को पहले डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो एज पर ओम्स लॉ वी नो दैट Vt इक्वल टू IT इंटू आर। as per Ohm's law. Now, taking Fourier transform on both sides, तो Vt को हम लिखेंगे V ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा इंटू आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट। तो आर हम डिफाइन करेंगे वी ओमेगा अपॉन आई ओमेगा। तो अब हमने ये फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों लिया, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसफॉर्म इन नेटवर्क एनालिसिस। So in time domain, whenever a network contains R, L and C, then a differential equation is formed. But by taking transform, we can convert those differential equation into the linear equation so that analysis become easier. तो मतलब यह है कि हम जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं वो अपने एनालिसिस या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम टाइम डोमेन में अगर हमारे पास R, L और C तीनों एलिमेंट्स आ गए किसी नेटवर्क में, तो हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी और उसको सॉल्व करना जो है डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम उसका ट्रांसफॉर्म लेते हैं और उन डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा एनालिसिस जो है वो इजी हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस के अगर वोल्टेज की बात करें तो हमें पता है Vt इक्वल टू एल डी आई टी अपॉन डी टी। ये जो होता है वो टाइम डोमेन का फॉर्मूला है। अगेन टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म on both sides, ये v ओमेगा इक्वल टू एल बाहर होगा और डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा हमारा जे ओमेगा आई ओमेगा। ठीक है, आई टी का आई ओमेगा और डी ओवर डी टी का जे ओमेगा। इसे हम लिख सकते हैं जे ओमेगा, बाहर ले लिया इसको, और बचेगा एल इंटू आई ओमेगा। तो यहां से जे ओमेगा एल अगर हम निकालें तो हो जाएगा
वी ओमेगा अपॉन आई ओमेगा। मतलब इंडक्टर के केस में हमारा जो वी अपॉन आई आया है वो आया है जे ओमेगा एल। और रेजिस्टेंस के केस में हमारा जो वी ओमेगा अपॉन आई ओमेगा आया था वो था आर, यानी रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस के करंट का फॉर्मूला हमें पता है, आई टी इक्वल टू सी डी वी टी अपॉन डी टी, जो कि होता है टाइम डोमेन में। अगेन टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो आई टी का हो जाएगा हमारा आई ओमेगा, सी कांस्टेंट रहेगा, डी अपॉन डी टी का जे ओमेगा और वी टी का वी ओमेगा। तो यहां पर अगर हम निकालें वी ओमेगा अपॉन आई ओमेगा तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो देखिए कैपेसिटेंस के केस में आया हमारा वी ओमेगा अपॉन आई ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो कंक्लूजन ये निकला कि हमने तीनों ही रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में हमने एक रेशियो निकाल पाए हम, जो था वी ओमेगा अपॉन आई ओमेगा, वी ओमेगा अपॉन आई ओमेगा, और यहाँ भी वी ओमेगा अपॉन आई ओमेगा। पहले केस में इक्वल टू आर, इंडक्टर के केस में इक्वल टू जे ओमेगा एल, और कैपेसिटेंस के केस में इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप आई हमारा वी और आई के बीच में वो लीनियर थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यानी आर एल एंड सी बिहेविंग इन द सेम मैनर। ठीक है, तो इन लाप्लास डोमेन और एक तरफ हम लिखेंगे इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो लाप्लास डोमेन में हमारा होता है एस, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस को कन्वर्ट कर देते हैं जे ओमेगा से। तो लाप्लास डोमेन में आर जो है वो हमारा आर होता है, एल जो है वो हो जाता है एस एल, और सी हो जाता है 1 अपॉन एस सी। ये हमें पता है लाप्लास के बेसिक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने देखा आर इक्वल टू आर था सेम, एल इक्वल टू एस की जगह जे ओमेगा रिप्लेस कर दिया हम जे ओमेगा एल, और सी की जगह 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक है, तो सारे जो हैं रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं सेम मैनर में। लेकिन सेम मैनर में बिहेव करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारा रेजिस्टेंस हीट डिसिपेट कर सकता है उसी तरह से इंडक्टर या कैपेसिटर भी हीट प्रोड्यूस कर पाएंगे।
ठीक है, वही हमने लिखा है, सिमिलर बिहेवियर ऑफ एल एंड सी एज रेजिस्टेंस आर डज नॉट इम्प्लाई दैट they can also produce heat just like a resistance. If we see the ratio of V and I in L and C, it is imaginary. ठीक है, जो हमने L और C देखे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा इमेजिनरी पार्ट है J ओमेगा, which shows that they do not have a practical existence. ठीक है, so L and C are treated similar to the resistor in AC analysis just for the age of mathematical analysis. तो हम L और C को रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस को इजी करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, एडमिटेंस एंड ससेप्टेंस। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।